नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत की जनसंख्या में वृद्धावस्था के पड़ाव पर पहुंचे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस बदलते परिदृश्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। 60 वर्ष से 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए ये नई योजनाएं जीवन को अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक बनाने का प्रयास है। महंगाई के इस दौर में जब दवाइयों और जीवनयापन का खर्च लगातार बढ़ रहा है, यह पहल बुजुर्गों के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगी। झारखंड सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी यदि युवाओं को 1 वर्ष के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो उन्हें 2,500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा। यह राशि सीधे युवाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि वे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और दैनिक खर्चे पूरे कर सकें। विशेष रूप से युवतियों और दिव्यांगों के लिए यह राशि और भी महत्वपूर्ण है। यह पहल राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। देश भर के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में 10,100 रुपए की सहायता राशि आना शुरू हो चुकी है। यह राशि उन श्रमिकों को दी जा रही है जो पहले से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य महंगाई के समय श्रमिकों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद देना है। कई राज्यों में लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो चुका है, जबकि कुछ राज्यों में प्रक्रिया अब भी जारी है। श्रमिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक माध्यम से ही भुगतान की स्थिति जांचें। अगर किसी कारण से भुगतान अटका हुआ है तो उसे सही करवाने का भी विकल्प उपलब्ध है, जिससे पात्र श्रमिक इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें। झारखंड सरकार ने राज्य के आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू की है। इस जन कल्याणकारी पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना है। इस योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 यूनिट तक है, उनका बिजली बिल शून्य होगा। इससे राज्य के लगभग 40 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। यह कदम न केवल लोगों की बचत बढ़ा रहा है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण के प्रति भी जागरूक कर रहा है। बिजली जैसी मूलभूत सुविधा को सुलभ बनाकर सरकार राज्य के डिजिटल और शैक्षिक विकास को नई गति दे रही है। झारखंड सरकार ने मेधावी छात्रों को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए फ्री लैपटॉप और प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की है। इसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद के लिए मुफ्त लैपटॉप और 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी संसाधनों से लैस कर उन्हें उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे राज्य में साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण के चौथा चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार के मुखिया की दिव्यांगता 50% होना अनिवार्य थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत अब इसे घटाकर 40% कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सीपाल रासू की ओर से नए नियम अधिसूचित किए गए। पहले बीपीएल में शामिल होने के लिए मनरेगा में 100 दिन का काम होना अनिवार्य था, इसे घटाकर 80 दिन कर दिया गया है। पहली बार एक विशेष श्रेणी को जोड़ा गया है।
प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी है। सरकार के इस कदम से अब हजारों नए परिवारों के लिए बीपीएल सूची में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मुख्य रूप से 2 पुरानी शर्तों में बदलाव किया है और एक नई मानवीय शर्त जोड़ी है। भारत में लगातार बढ़ते बिजली बिल और बार बार होने वाली पावर कट की समस्या ने मिडिल क्लास परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में जियो सोलर पैनल लॉन्च 2026 की खबर एक बड़ी राहत के रूप में सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जियो 600 वॉट का सोलर पैनल लॉन्च करने की तैयारी में है, जो रोज करीब 15 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है और जिसकी कीमत लगभग 46,500 रुपए हो सकती है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो यह सोलर सिस्टम उन परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो महंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम नहीं लगवा पा रहे थे। कम कीमत, भरोसेमंद ब्रांड और बेहतर सर्विस नेटवर्क के कारण जियो सोलर पैनल लॉन्च 2026 को मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। झारखंड सरकार मनीया सम्मान योजना के 50 लाख लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 20,000 रुपए आर्ण देने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों से सहयोग मांगा है, जिसमें मासिक सम्मान राशि से आर्ण चुकाने का प्रस्ताव है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। कांग्रेस झारखंड के नगर निकाय चुनावों में पूरी ताकत झोंक रही है, खासकर रांची में। पार्टी सिंबल पर चुनाव न होने के बावजूद विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को अपने क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी के राजू स्वयं निगरानी कर रहे हैं। राजधानी रांची में गैर मौसमी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों का रसोई बजट बिगड़ गया है। परवल और सहजन जैसी सब्जियां 200 रुपये प्रति किलो तक बिक रही हैं, जबकि कटहल भी 100 रुपये के आसपास है। ये सब्जियां बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत से आ रही हैं, क्योंकि स्थानीय उत्पादन अब भी शुरू नहीं हुआ है। आपूर्ति कम होने से दाम बढ़े हैं। वहीं फूल गोभी और मटर जैसी मौसमी सब्जियां सस्ती मिल रही हैं, जिन पर लोग निर्भर हो रहे हैं। जमशेदपुर के डिमना लेक के पास दलमा की तराई में 10 हेक्टेयर में आधुनिक एलिफेंट केयर सेंटर बनेगा। 1 करोड़ की लागत से बनने वाला यह केंद्र घायल, बीमार और अनाथ हाथियों की देखभाल करेगा। यह झारखंड में वन्य जीव संरक्षण का अहम कदम है, जो मानव हाथी संघर्ष कम करने और हाथियों के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक और आधुनिक सुविधाएं होंगी। केंद्र सरकार ने झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत 275.12 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की है। यह राशि पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर जारी होगी, क्योंकि राज्य ने सभी पात्रता शर्तें पूरी की हैं। अनुदान का वितरण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच होगा, जिससे ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह राशि पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को गति देगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। उन्होंने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है और जल्द ही शूटिंग शुरू होगी। इसके बाद वे राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रचार करेंगे। साथ ही दलमा अभयारण्य में शनिवार से पर्यटकों के लिए सफारी सुविधा शुरू होगी। पेयजल स्वच्छता विभाग में भी कई अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। जामुमो ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार शहरी निकायों पर जामुमो का कब्जा होगा, क्योंकि उनका असली गठबंधन जनता के साथ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं। जामुमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास कार्यों के भरोसे अपने समर्थित मेयर उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा, जिससे शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पहली बार सामान्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। अंग्रेजी, गणित, हिंदी सहित 7 विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पुरुष शिक्षक ई विद्यावाहिनी पोर्टल से 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के किसान अब कृषि के साथ पौधरोपण से भी आय बढ़ा सकेंगे। केंद्रीय वन उत्पादकता संस्थान ने राज्य की मिट्टी के अनुरूप कम समय में तैयार होने वाले इमारती और फलदार पौधे विकसित किए हैं। ये पौधे खेतों की मेढ़ों और बंजर भूमि पर लगाए जा सकेंगे, जिनमें साल, शीशम, महुआ, आम, जामुन और अमरूद शामिल हैं। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में महागठबंधन की एकता की परीक्षा होगी। मई जून में होने वाले इन चुनावों में एक सीट शिबू सोरेन के निधन से रिक्त है, जबकि दूसरी दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने पर खाली होगी। महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन यह देखना होगा कि जामुमो दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा या कांग्रेस के साथ साझा करेगा। धनबाद के अधिवक्ता 10 दिनों की कलमबंद हड़ताल के बाद सोमवार से न्यायिक कार्य शुरू करेंगे। शनिवार को जनरल बॉडी मीटिंग में हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से पार्किंग व्यवस्था पर लिखित आश्वासन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बंद किए गए एसोसिएशन के दरवाजे को खोलने की मांग की है। धनबाद में अधिवक्ताओं की हड़ताल 10वें दिन भी जारी है, जिससे न्यायिक कार्य बाधित है। पार्किंग व्यवस्था की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब बार काउंसिल चुनाव की राजनीति से भी प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार की आम सभा में कोई निर्णय नहीं हो सका। शनिवार को फिर बैठक होगी। IIT ISM के छात्रों ने कोल बेड मीथेन CBM से चलने वाली एक कार विकसित की है। यह कार CNG से सस्ती और अधिक माइलेज देने वाली होगी। छात्रों का दावा है कि यह पेट्रोल डीजल का एक स्वच्छ और किफायती विकल्प है, जो प्रदूषण भी कम करेगा। ट्रेन में समूह में यात्रा करते समय वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। एक PNR पर 6 टिकट होने पर भी किसी एक सदस्य को पहचान पत्र दिखाना होगा। पहचान पत्र न होने पर पूरा समूह बेटिकट माना जाएगा, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। धनबाद में 7 से 8 फरवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 23 केंद्रों पर होगा, जिसमें लगभग 11,800 अभ्यर्थी शामिल होंगे। DPS की प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिन्हा सिटी कोऑर्डिनेटर हैं। परीक्षा ऑफलाइन OMR पद्धति से 2 पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। केंद्रों पर सघन जांच और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। राज्यपाल संतोष ने IITISM धनबाद में राष्ट्रीय विकास पर उद्योग संस्थान इंटरैक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्थान के खनन, भूविज्ञान और ऊर्जा क्षेत्र में योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, पर्यावरण संरक्षण और श्रम सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के निर्माण में शिक्षण संस्थानों और युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो देश को चौथी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा है। पहाड़ों पर हिमपात और जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण झारखंड में फरवरी का मौसम दिसंबर-जनवरी जैसा सर्द हो गया है। धनबाद में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे सर्द फरवरी का रिकॉर्ड है। मानगो नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों की शिक्षा और संपत्ति का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। नामांकन पत्रों से पता चला है कि कुछ उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि कुछ उच्च शिक्षित हैं। वहीं कुछ प्रत्याशी बेहद कम पूंजी वाले या निरक्षर भी हैं। मतदाताओं के सामने धन और ज्ञान के बीच चुनाव करने की चुनौती है, जिसका फैसला 23 फरवरी को होगा। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में शुक्रवार से रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में झारखंड और उत्तराखंड आमने सामने होंगे। झारखंड दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचने का प्रयास करेगा, जबकि उत्तराखंड पहली बार अंतिम 4 में जगह बनाने की उम्मीद कर रहा है। झारखंड की मजबूत बल्लेबाजी और घरेलू लाभ महत्वपूर्ण होंगे। वहीं उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला और स्पिनर मयंक मिश्रा बड़ी चुनौती पेश करेंगे। पिच स्पिनरों के लिए मददगार मानी जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने जमशेदपुर के निजी स्कूलों में अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है।
लॉटरी आधारित नामांकन में धांधली और अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आयोग ने झारखंड के शिक्षा सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी है। कई बड़े स्कूलों के नाम सामने आए हैं जिन पर अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप है। एनसीपीसीआर ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बोकारो के डीपीएस और पेंटाकास्टल असेंबली स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा लाइव सेशन में भाग लिया। उन्होंने पीएम से परीक्षा में तनाव मुक्त रहने, सेल्फ स्टडी, खेल व पढ़ाई में संतुलन, समय प्रबंधन और जीवन कौशल जैसे महत्वपूर्ण सफलता के गुण सीखे। विद्यार्थियों ने सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने की बातों को प्रेरणादायक बताया। सेल 124 नए प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी अधिकारियों की भर्ती कर रहा है। E1 ग्रेड के इन पदों के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा 23 फरवरी 2026 को 28 शहरों में होगी, जिसमें रांची और जमशेदपुर भी शामिल हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को अब त्योहार अग्रिम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया HCM सिस्टम के माध्यम से होगी, जिसमें हर महीने की 1 से 10 तारीख तक आवेदन किया जा सकेगा। 5,000 रुपए का यह अग्रिम बिना ब्याज के दिया जाएगा और इसकी वसूली 10 महीने में वेतन से की जाएगी। सेल में शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन होगा। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सेल अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिससे वर्तमान अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश के इस्तीफे की पुष्टि हुई। उनका कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होना था।